देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गिरती अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा न कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने छुटभइयों नेताओं के जरिए ऐसे बयान मीडिया में पेश करवा देता है कि लोग जो मूल मुद्दे हैं उनको भूल जाएं और फालतू के जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने आ जाएं। आज की ताज़ा जो घटना है मैं उस पर बात करूंगा। देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें आबादी नहीं बढ़ रही है और कोई आबादी विशेष तरह का वर्ग बढ़ा रहा है। यह कोरी लफ्फाजी भरी बातें करना और मूल मुद्दों से भटका देना जनता को, ये कौन सी राजनीति है। आज मैं एक तो राहुल गांधी ने कुछ मुद्दे इस हफ्ते उठाए हैं, मैं उन पर बात करूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जो IIT संस्थान है उसकी साख दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने 2019 के आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि IIT में प्लेसमेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट जो होता है वो 19% था और वर्तमान में वो प्लेसमेंट बढ़कर के 36% रह गया है। 36% कम हो गया है। पहले 19% कम था, अब 36%। इतनी गिरावट होती जा रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, IIT जैसे संस्थान से लोग पास आउट होते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, राहुल गांधी ने उठाया है। ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, मैं उनके आंकड़े को लेकर के आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ और उनका आंकड़ा लेने के लिए मुझे इसलिए भी ज़रूरी है कि वो LOP हैं, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं और ये पद पैरेलल प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता के नेता होते हैं और LOP विपक्ष का नेता होता है और वो जनता का नेता होता है। तो जनता की बात LOP उठाएगा तो वो उसकी चर्चा करना हमारा भी परम कर्तव्य है और धर्म भी है। इसलिए मैंने आपको ये सारी बात बताई है कि हेमंत बिश्व शर्मा अपने राज्य के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, 1952 में मुसलमानों की आबादी असम में 12% थी और आज वो आबादी बढ़कर के 40% हो गई है। ये कौन सा तुक है पॉलिटिक्स करने का। और उनका ये भी कहना है कि मैं भारी चिंता में हूँ। क्या हुआ है? असम में कोई दंगा हुआ है, असम में कोई फसाद हुआ है। ये बेहुदी तर्क हिंदू मुस्लिम करने को लेकर की बातें करके वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। वो पिछले अपने राजनीतिक जीवन को भूल गए कि वो कांग्रेस के बलबूते पर नेतागिरी करते थे। आज वो हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी के अंदर घुस गए और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन बैठे हैं अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। मैं समझता हूँ ये देर सवेर सारे भेद खुलेंगे। CBI ने जो केस उनके ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर जो बंद किया है वो ज़रूर खुलेगा एक न एक दिन। सत्ता किसी की बापोती नहीं होती, मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्योंकि सत्ता जनता की होती है। सत्ता को जनता सौंपती है, जनता जिसको सौंपती है वही नेता होता है। और ये बात तय हो गई कि 2014 में नरेंद्र मोदी के जो भाषण थे, लच्छेदार भाषणों को लेकर के सत्ता सौंपी गई थी। वो 2019 में कुछ और कारणों की वजह से सत्ता पाली।
सेना का दुरुपयोग किया, उसमें सेना के हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं वो सबके सामने हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब की बार सत्ता नहीं इसलिए आई कि जनता को पता चल गया कि ये कौन है, क्या करने वाले, इनके पास करने को कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस चुनाव में भी बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की कोशिश करी कि ऑक्युपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान का, उसको लेके रहेंगे, ले लेंगे, सत्ता आने दीजिए। अब सत्ता आपके हाथ में आ गई, अब कौन रोक रहा है आपको? इसके बावजूद भी पिछले 10 दिनों के अंदर जिस तेज़ी से आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा है, कश्मीर से अब जम्मू में शिफ्ट हो रहा है, इसकी रोकथाम किसी के पास नहीं है। रक्षा मंत्री का कहीं पता नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लोग इन बातों को ना उठाएं, लोग महंगाई और भ्रष्टाचार पर चर्चा न करें। तो आज बंगाल का एक नेता मालूम नहीं क्या बोल रहा है। बंगाल का नेता कह रहा है कि अल्पसंख्यक सेल खत्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे साथ है हम उसका काम करेंगे। सबका विकास, सबका जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, पिछले 10 साल से देती चली आ रही है, सबका साथ सबका विकास, उस नारे की धज्जियां उड़ा के रख दी उसने और कह रहा है कि नहीं, अब ये नारा नहीं चलेगा। अब नारा चलेगा कि जो हमको वोट दे रहा है हम उसके साथ हैं। खुली एक रैली में बोल रहा है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि लंगड़ी लूली सरकार चलाने वाले 240 पर आ गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है कि हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी डवाडोल हो चुकी है। जो पार्टी कभी अनुशासन की दम भरती थी, वो पार्टी आज किस तरह की बयानबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए आप। कोई हमसे कुछ कहे ना, कोई हमसे कुछ पूछे ना, हम ऐसे बयान और ये चीज़ें छेड़ेंगे छोड़ेंगे कि किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो एक बिहार में भी एक ऐसे ही मिनिस्टर था बीजेपी का जो व्यक्ति है, उसने कहा था हिंदू मुस्लिम आएंगे तो मैं यादव और मुसलमान आएंगे तो मैं कोई काम नहीं करूँगा उनका। कैसी राजनीति है? क्या नरेंद्र मोदी इन सब बयानों को सुनते नहीं हैं? पीएमओ क्या ऐसे लोगों की समीक्षा नहीं करता? गृहमंत्री पूरा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आमने सामने बैठते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमारी पार्टी गर्त में जा रही है और लोग इस तरह की नारेबाजी करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। पार्टी फोरम में आप क्या करते हैं कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो कमरे की बात होती है, कमरे में होती है। लेकिन आप माइक पर आकर के, कैमरे के सामने आकर के इस तरह की हरकत करें, ये मैं समझता हूँ खेल खत्म होने की स्थिति है। आमतौर पर इस तरह के जो बयान और बयानात होते हैं वो जनता को एक तरफा करने की कोशिश होती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी बार बार आवाज़ उठाते हैं और मीडिया आज भी उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। मैं अभी राहुल गांधी का एक बयान आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन और एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहे हैं आईआईटी संस्थान। युवाओं की स्थिति और में गहरा आघात पनप रहा है। 2022 में मैंने 2019 बोला था, उसकी जगह अब 2022 करेक्ट कर लीजिए इसी वीडियो में। 2022 में 19% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल सका था और इस वर्ष वही दर बढ़कर के यानी 38% हो। मैंने 36 बताई थी, उन्होंने 38% कही है, हो गई है। सोचने वाली बात है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है
तो बाकी संस्थानों की दुर्गति क्या होगी। आज का युवा बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। पहले तो नौकरी नहीं थी, और नौकरी मिले तो उचित आमदनी नहीं थी। प्रोफेशनल शिक्षा पाने में, उसकी पढ़ाई और तैयारी करने में माता पिता लाखों खर्च कर रहे हैं। विद्यार्थी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर पढ़ने पर मजबूर हैं, और इसके बाद नौकरी न मिलना या साधारण इनकम की प्लेसमेंट पाना उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा करती है। यह भाजपा की दुर्नीति और शिक्षा विरोधी नीयत का नतीजा है, जो इस देश के मेधावी युवाओं का भी भविष्य अधर में है। क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना है? विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज़ निरंतर उठाता रहेगा। उनके खिलाफ हो रहे इस अन्याय पर सरकार का जवाबदेह बनाकर ही रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें आपने देखी, मैं राहुल गांधी के बयान को लेकर के ही आपसे बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी कितने सीरियस है, क्योंकि जो युवा है और जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके जो आगे जा रहा है, उसकी स्थिति इस हालत में पहुंच गई है कि वो कहीं का नहीं रहने वाला है। क्या आप समझते हैं कि ज़्यादा दिन तक उसकी नौकरी ना मिले, ज़्यादा दिन तक उसको कोई और जॉब ना मिले, उसकी इनकम ना बढ़े, तो फिर वो क्या करेगा? कभी सोचा है? भारत सरकार पिछले 2 टर्म में 10 साल से सत्ता में है, तीसरे टर्म में फिर सत्ता में आ गई है। क्या युवाओं के लिए उसके पास कोई रोड मैप है? मैंने तो शायद इन तीसरी बार जो सत्ता संभाली है, इसमें कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता 4 तारीख को जो रिजल्ट आया, उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि रोड मैप तैयार कर लीजिए 100 दिन का। उसका वो जो बयान था, उसका क्या हुआ? 100 दिन के रोड मैप का क्या हुआ? 100 दिन का रोड मैप सिर्फ इस बात पे हो गया है कि योगी को हटाओ, समीक्षा करो। ठीक है, समीक्षा हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब आपको आगे की रणनीति पर विचार करना चाहिए। क्या रणनीति है? महंगाई कम करने की क्या रणनीति है? पिछला पूरा 1 महीना अंबानी के बेटे की शादी पर फोकस हो रहा है। मीडिया को फुर्सत ही नहीं है कि किसी और चीज़ पर वो फोकस करे, कोई बात उठाए। अब अंबानी की शादी हो गई, अब पूरे देश में बरसात का मौसम है, मानसून आ चुका है, उसमें चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हो, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ये सारी बातें कर रहा हूँ। पहाड़ों पर भारी बरसात हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, और मैदानी इलाकों में पहाड़ों की बरसात, नेपाल की नदियाँ, उत्तराखंड की नदियाँ, उधर पंजाब और ये राजस्थान से जो पानी आ रहा है, पूरा का पूरा हाहाकार मचाए हुए। महाराष्ट्र पूरा देखिए बाढ़ की चपेट में है। कर्नाटका, केरल, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर बरसात की वजह ना हो। आपके सामने तमाम चीज़ें हैं, आपके पास बंदोबस्त क्या है? कोई बंदोबस्त नहीं है। यही सारी चीज़ें राहुल गांधी बार बार उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अनंत अंबानी की शादी में तमाम लोग गए साग पूड़ी खाने के लिए। उनके मन में ऐसा लग रहा था कि हम अनंत अंबानी के यहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचवाएं। उन्हीं के खिलाफ आप बाहर राजनीति करते हैं और वहाँ जाकर के उनकी पत्तल चाटने पहुँच जाते हैं। ये कौन सा तुक है? मैं समझता हूँ इस मामले में मैं राहुल गांधी की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो स्टैंड लिया है, उस संसद से सड़क तक गाहे बगाहे उठते बैठते अनंत अंबानी और अडानी का नाम लेकर के उन्हें खुला चैलेंज करते हैं। उन्होंने शादी में न जाकर के एक ऐसा खूंटा गाड़ दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। राहुल गांधी के न जाने से पूरी जमात, यहाँ तक कि अडानी अंबानी परिवार भी दहशत में है कि ये क्या हुआ। बताते हैं कि जाने 6-7 लाख रुपए में तो वो कार्ड पड़ा था उनको, जिसको शादी अपने बेटे की शादी की है, वो कार्ड सोनिया गांधी जी से मिलकर के उनके घर पर दिया था। सोनिया गांधी ने बातचीत की, पानी पिलाया, मिठाई खिलाई, लेकिन वो शादी में नहीं गई। गांधी परिवार के इस फैसले
को मैं अद्भुत मानता हूं कि वो अपने राजनीतिक स्टैंड पर कायम है और उन्होंने जो कहा वो किया, और मुझे लगता है कि आगे भी वो यही बात करेंगे। चूँकि राहुल गांधी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी और उधर शिलोंग से लेकर के पूरा राजस्थान और मुंबई तक पूरे भारत की खाक छानी है और उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में अभी इतना ही बोलूँगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मेरे चैनल पे जो वीडियो हैं उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।